बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। वो पैटर्न जिसके मुताबिक आपने अपने बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि जब आपको आपके पेपर का पैटर्न पता है कि आप जिस बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं उस बोर्ड के अंदर कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, या किस थीम या सिस्टम के मुताबिक वो क्वेश्चंस आगे आपके पेपर में सामने आपके आएंगे, तो वो अगर आपको पता होगा तो आप उतने ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और उतने ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो बेटा, जो आपका पेपर पैटर्न है वो हम किस बोर्ड के मुताबिक पढ़ रहे हैं? फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। क्योंकि आप फेडरल बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं तो आपका पेपर भी इसी बोर्ड से इशू होता है, और आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर इसका मॉडल पेपर भी स्टडी कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करें, उसे सॉल्व करें। एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस ये समझी जा रही होती है। उसके साथ साथ आपकी क्लास जैसा कि फर्स्ट ईयर है और सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंसेस आ जाता है। अब हम इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न से पहले हमारे पास सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्ट की नेचर का पता होना भी लाजमी है। जो हमारा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, नेचर वाइज हर कोई तो इसे बहुत सिंपल समझ रहा होता है कि इसमें क्या करना है, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बताना है और क्या करना है। लेकिन जब आप इसे स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे होते हो, उन्हें डिस्क्राइब कर रहे होते हो, उनके फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होते हो। तो बेटा, सबसे पहले जो पार्ट 1 फर्स्ट ईयर है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका ज्यादातर पोर्शन क्या है? थ्योरेटिकल है। और ये सिंपल थ्योरेटिकल लाइक अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स नहीं है। इसके साथ साथ इसके अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज हो रहे हैं, जिन्हें आपने स्टेप वाइज याद भी करना होगा, जिनमें आपने वर्किंग को डिस्कस करना होगा डिफरेंट डिवाइसेस की, जिसके अंदर सीपीयू कैसे काम कर रहा है, इस तरह की चीजों को भी डिस्क्राइब करना हो सकता है। तो ये कंसेप्ट्स की बेस के ऊपर सारी वर्किंग हो रही होती है। सारी थ्योरीज आप जो प्रोवाइड करते हो वो किन की बेस पर करोगे? कंसेप्ट्स की बेस पर ही कर रहे होगे। देन जब आप पार्ट 1 पास कर लोगे, पार्ट 2 में जाओगे तो वहां पर आपने प्रोग्रामिंग करनी है। अब वो प्रोग्रामिंग और उसके साथ साथ एक दो डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है। मींस वो भी आपके पास लॉजिकल आ जाते हैं। डेवलपमेंट है, सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, किस फेज के अंदर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, सारा कुछ पार्ट 2 में डिस्कस होता है। उसके साथ साथ जो मेजर पोर्शन ऑफ द पार्ट 2 होगा वो प्रोग्रामिंग बेस्ड है। 7 चैप्टर्स आपके सेकेंड ईयर के अंदर C++ की प्रोग्रामिंग पर है, जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किए जा रहे होते हैं। तो सेकेंड ईयर का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका लॉजिकल प्लस प्रैक्टिकल होगा, और फर्स्ट ईयर में आपके लिए थोड़ा सा इजी है। इसमें अच्छे नंबर आप ज्यादा आसानी से ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल भी है और कंसेप्चुअल भी है। ज्यादा लंबी लंबी थ्योरीज याद करने की जरूरत नहीं है, लेंथी टेक्स्ट याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कंसेप्ट्स को आपने ग्रैब करना है। जस्ट फोकस पॉइंट ऑफ द सेंटेंस देखें, या आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर मेनली किस चीज को डिस्कस किया गया है, उन चीजों को फोकस करें तो आपको टॉपिक याद हो जाता है। तो बेटे, इसके साथ साथ अगर हम टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो बोर्ड के अंदर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एज वेल एज प्रैक्टिकल। और इसके लिए टोटल टाइम कितना होता है? इसके लिए जो टाइम है वो आपका एक पेपर अटेम्प्ट करने का 3 आवर्स होता है थ्योरी का, और प्रैक्टिकल का 2.5 आवर्स होता है। अब थ्योरी पेपर और दूसरा पेपर कौन सा? प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी पेपर पार्ट 1 का अलग होता है, पार्ट 2 का अलग होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पेपर है वो कंबाइंड होता है। जब आप सेकंड ईयर कर लेते हैं तो एंड में सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। अब पार्ट 1 का जो थ्योरी पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है, और इसी तरह से पार्ट 2 का पेपर भी 75 मार्क्स का होता है।
और जो प्रैक्टिकल कंबाइंड पेपर आता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 से होते हैं और 2 क्वेश्चंस आपके पार्ट 2 से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बेटा ये तो है आपका ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट कि आपका ये सब्जेक्ट क्या है और किस तरह से कितने मार्क्स का आपने टोटल पेपर अटेम्प्ट करना होगा। बच्चों एक बात याद रखें कि ये एज कंपेयर टू अदर साइंस सब्जेक्ट्स एक इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन से स्टडी करें, लेक्चर्स कंसंट्रेशन से अटेंड करें और उसके साथ साथ इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर लें, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी वर्किंग, डेली का काम डेली परफॉर्म करते जाएं, तब आप इसमें 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स भी आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये एक मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है जो कि आपकी डिवीजन को इंप्रूव कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, अब आपके थ्योरी पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, इसके लिए हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि आपके पेपर में जितने भी मार्क्स हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है फेडरल बोर्ड। तो फेडरल बोर्ड आपके पेपर को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कौन कौन से 3 हिस्से हैं? एक एमसीक्यूज, सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड थर्ड वन इज सब्जेक्टिव। तो बेटा आपने पहले एमसीक्यूज का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। एमसीक्यूज का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, इसके बाद आपसे एमसीक्यूज के आंसर शीट ले ली जाती है और आपको सब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाता है जो कि मुश्तमिल होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। एमसीक्यूज पेपर में 15 मार्क्स होते हैं और कितने एमसीक्यूज होते हैं? 15 एमसीक्यूज होते हैं, 1 मार्क्स ईच फॉर 1 एमसीक्यू। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बेटा 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू होता है और टोटल 15 एमसीक्यूज गिवन होते हैं और आपको इसके लिए कितना टाइम प्रोवाइड किया गया होता है? 20 मिनट्स प्रोवाइड किए गए होते हैं मैक्सिमम, जिसके अंदर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से पेपर कलेक्ट करने का टाइम भी शामिल होता है। तो आपके पास 15 मिनट्स होते हैं फॉर 15 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर, जो कि एक मेजर पोर्शन ऑफ ईयर पेपर है। सबसे ज्यादा मार्क्स ये कंप्राइज कर रहा है, 36 मार्क्स का ये पोर्शन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं वो 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन होते हैं। इस पोर्शन के अंदर या इस सेक्शन के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं फ्रॉम 9 गिवन क्वेश्चंस, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, जबकि कितने गिवन होते हैं? 9 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में किन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं? ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 में से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक इज बिलोंग टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेकंड हाफ ऑफ द बुक इज बिलोंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चैप्टर 1 से 4 तक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ये मत समझिएगा कि व्हाट इज, ये डिफाइन नहीं, हाउ, व्हाई, लॉजिकल रीजनिंग के भी होते हैं। फिर 1 से 2 आपसे डेफिनेशंस पूछी जाएंगी विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम, इस तरह। और बाकी क्या होंगे? बाकी लॉजिकल आ जाते हैं। फिर रीजनिंग के आ जाते हैं कि रीजन बताएं, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंस इफ कैश मेमोरी इज रिमूव्ड, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ साइज ऑफ रैम इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 5 से 8 तक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा ये टोटल कितने मार्क्स का पोर्शन है आपके पास? 36 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 18 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 3 18 मार्क्स का। क्यों? कि हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अब इसमें अगर आप
अपना सही से पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स तो अश्योर हो जाते हैं, और आप फुल मार्क्स की तरफ, अच्छे ग्रेड्स की तरफ जब जाते हैं तब आप सब्जेक्टिव पोर्शन को भी उतने ही अच्छे से, उतने ही नीट एंड क्लीन वे के अंदर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अब सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं, ये ऐसे टाइप पोर्शन भी कहला रहा होता है। ये सेक्शन डी होता है आपके पेपर का। यहां पर सेक्शन बी, सी, डी और सेक्शन ए कौन सा, एमसीक्यूज का भी आ जाता है। तो बेटा सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर ये हमारे पास 8 मार्क्स का हर लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और इसके अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। 8 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, तो टोटल कितने मार्क्स का ये सेक्शन बन गया, 24 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। और इसके अंदर ज्यादातर कौन से चैप्टर्स में से आता है, नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर जब हम पढ़ेंगे इसकी वेटेज के हवाले से, जिनकी वेटेज ज्यादा रखी हुई है तो उनमें से बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस इंक्लूड करवाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस जो है आपके पास चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, चैप्टर नंबर 8 आपका जो है डेटाबेस डेवलपमेंट आ जाता है, फिर चैप्टर नंबर 4 इनसाइड सिस्टम यूनिट, फर्स्ट चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इस तरह के चैप्टर्स में से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बच्चों एक बात और भी याद रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये 2 पार्ट्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 3 पार्ट्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तो जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया हो, उतने ही मार्क्स का आपने आंसर देना है। यू हैव टू बी कंसाइज इन योर आंसर। योर आंसर शुड बी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड। तो बेटा यही चीजें आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट वे में कंसीडर करनी है, इन चीजों का ख्याल करना है कि आपके पेपर में रेलिवेंसी होनी चाहिए, कि आपका पेपर रेलिवेंट होना चाहिए टू द क्वेश्चन पेपर। दूसरी चीज कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होने के साथ साथ वेल इन टाइम भी होना चाहिए, और इसी तरह से अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपका पेपर अटेम्प्ट किया गया होना चाहिए। बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर, तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने। ओके बच्चों, हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर ली। अब जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर ली है तो हम अब चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये जानते हैं कि आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक के अंदर पार्ट 1 के सिलेबस में 8 चैप्टर्स मौजूद हैं। कौन कौन से 8 चैप्टर्स हैं? ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनसाइड सिस्टम यूनिट, फिर नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, डेटाबेस फंडामेंटल्स एंड डेटाबेस डेवलपमेंट। अब हम इसकी वेटेज को डिस्कस करते हैं कि कौन सा चैप्टर किस वेटेज के साथ पेपर में इंक्लूडेड होता है। और ये जो वेटेज है ये दोनों थ्योरी पेपर प्लस प्रैक्टिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। मींस के ओवरऑल वेटेज बनाई गई है, जिसके जरिए हमें यह पता लग जाता है कि किस चैप्टर में से कितने % टॉपिक्स आपके पेपर का हिस्सा होंगे या प्रैक्टिकल पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसकी वेटेज कितनी है? 10% है। मींस 10% मतलब कि 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। या तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1-2 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर्स के अंदर। फिर सेकंड चैप्टर आ जाता है कंप्यूटर मेमोरी से, उसमें से भी 10% वेटेज है और 7 to 8 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आप सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। एक इंस्ट्रक्शन को सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं किस टाइप की होती हैं और किन किन फॉर्मेट्स में मौजूद होती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। जब सीपीयू प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है तो डाटा को किस तरह से स्टोर कर रहा होता है, रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करता है, तो उन रजिस्टर्स को देखते हैं हम इस चैप्टर
चैप्टर के अंदर कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, तो उसमें से भी 10% वेटेज के साथ पेपर में ये चैप्टर इंक्लूडेड होता है। देन चैप्टर नंबर 4 इनसाइड सिस्टम यूनिट, जिसमें आप क्या डिस्कस करते हैं कि पोर्ट्स क्या हैं, फिर कार्ड्स कौन से हैं जिन्हें हम एक्सपेंशन कार्ड्स कहते हैं, फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स कौन सी हैं, फिर इसी तरह से इनसाइड सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड के और कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ये सारा कुछ हमारे पास इस चैप्टर में मौजूद है। और इसकी वेटेज अब देखें कितने परसेंट है, 15%। ये ज्यादा है बाकी तीनों चैप्टर्स में से। क्यों? इसमें से कंफर्म चांसेस हैं कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन तो लाजमी पूछा जाएगा और उसके साथ साथ 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और एमसीक्यूज के अंदर भी ये 1 से 2 एमसीक्यूज का हिस्सा हो सकता है। अच्छा बच्चों, ये 4 चैप्टर्स मिलकर कौन सा पोर्शन बना रहे हैं, हमारे पास हार्डवेयर का पोर्शन बना रहे हैं। ये हार्डवेयर से रिलेटेड थे और हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन इन 4 चैप्टर्स के जरिए से आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड 6, ये किससे रिलेटेड हैं? ये हमारे पास नेटवर्क से रिलेटेड हैं। इनके अंदर हम देखते हैं कि हम डिवाइसेस को आपस में किस तरह कनेक्ट करके कम्युनिकेट करवा सकते हैं और कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, किस तरह से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, नेटवर्क किन वेज में बनाया जा सकता है, ये सारा कुछ हम इन 2 चैप्टर्स में देखते हैं। और इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज 10% है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में से भी आपके पेपर में 10% मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं, टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, और चैप्टर नंबर 6 में से भी 10% मार्क्स के टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। फिर नेक्स्ट जो पोर्शन आ जाता है, ये आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। आपकी डेली लाइफ में डिफरेंट एप्लीकेशन जो बन रही हैं, तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, मींस डेटाबेस से रिलेटेड हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। आजकल जो भी वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके बैकएंड के ऊपर डेटाबेसेस हैं। जो भी एप्लीकेशंस बन रही हैं, जो भी किसी भी ऑफिस में, किसी भी शॉप के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर यूज की जा रही है, उसके बैकएंड के ऊपर डेटाबेस यूज हो रही होती है। वो डेटाबेस है क्या, उसमें किस तरह से काम होता है, कैसे डाटा स्टोर हो रहा होता है, बनाई कैसे जाती है, किन टूल्स के जरिए से आसानी से बनाई जा सकती है, ये हम डेटाबेस डेवलपमेंट में भी स्टडी करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 की वेटेज 15% है, मींस इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में आ सकता है। और चैप्टर नंबर 8 डेटाबेस डेवलपमेंट, और डेटाबेस डेवलपमेंट 20% वेटेज है। अब इसमें से आपके प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आपसे डिफरेंट प्रोसीजर्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। कोई ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने को आपको कहा जा सकता है, कोई किसी सिनेरियो की बेस के ऊपर, और इस तरह के डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्होंने बता दिया, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा कर दी, बाकी तमाम चैप्टर से ज्यादा वेटेज इस चैप्टर की है, जो कि 20% है। इस चैप्टर की वेटेज 2 वजह से, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी भी है और उसके साथ साथ इसके अंदर प्रैक्टिकल भी मौजूद है। तो बेटा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की वजह से इसको 20% वेटेज दी गई है। वेटेज से आपको हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस का पता लग गया होगा। अब आपके लिए चैप्टर्स को प्रिपेयर करना आसान है कि किन चैप्टर्स को कितनी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, किन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये आप इस वेटेज चार्ट की मदद से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद कुछ गाइडलाइन आपको देते जाए। बेटा अच्छे मार्क्स लेना हर किसी की ख्वाहिश होती है। आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में इसी वजह से पढ़ते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, आपके ग्रेड्स अच्छे हों, आप कुछ अच्छा लर्न करके भी निकलें वहां से। तो बेटा कुछ गाइडलाइन है जब आप पेपर के लिए जाएं या पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं उसके हवाले से, कि एक तो ग्रिप ऑन सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। मींस जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं या पेपर के लिए प्रिपेयर्ड हो गए हैं, अभी पेपर अटेम्प्ट करना है, तो यू मस्ट हैव ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट अबाउट विच यू आर गोइंग टू अपीयर इन द पेपर। ठीक है, तो ग्रिप ऑन सब्जेक्ट नॉलेज, तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज के ऊपर सिर्फ नहीं कि जी सिर्फ एक्सरसाइज तैयार कर ली पेपर में आ जाएगा, नहीं। अब आप स्कूल लेवल के
पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे, आप एक कॉलेज लेवल में हैं और प्रोफेशनल लेवल में अभी आप आ रहे हैं, और इस लेवल के ऊपर ना सिर्फ एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिए जाते हैं बल्कि टॉपिक बेस्ड स्टडी होती है, और टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। इवन उस टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई उसका रीजन पूछा जा सकता है। तो इस वजह से ना सिर्फ एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है बल्कि उसके साथ साथ टॉपिक्स को भी लाजमी प्रिपेयर करना होता है। तो बेटा आप जितनी अच्छी ग्रिप रखोगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उतने ही मार्क्स, उतनी ग्रेड्स आपके इंप्रूव्ड रहेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी स्टडीज में, डेली हर सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, डेली कंप्यूटर साइंसेस को भी स्टडी करते हैं, तो नो डाउट कि आपको A+ ग्रेड भी मिल सकते हैं। देन सेकंड चीज जो आती है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। बच्चों प्रिपरेशन के वक्त तो आप लोग अपना टाइम टेबल बनाकर चल रहे होते हो कि हाँ जी मैंने इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस तरह से डिफरेंट टाइम टेबल बना लेते हैं। लेकिन जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर में आपको लिमिटेड टाइम दिया गया होता है, और बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि उनका टाइम कम पड़ जाता है और पेपर बहुत सारा रह जाता है। किसी का एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया, किसी के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन रह गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के साथ। और इसके लिए अगर गाइडलाइन आपको दूं तो एमसीक्यूज को कितने मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं? हर एमसीक्यू को सिर्फ 1 मिनट रिक्वायर्ड होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करना होता है। अभी से आदत डालेंगे तो आगे जब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनके अंदर आपको मुश्किल नहीं होगी। देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अगर आप देखें तो कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अपने इस पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं? 12 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना होता है, और 36 मार्क्स का आपका ये पोर्शन है। 50% आपके मार्क्स थ्योरी पेपर के अंदर ये किस पर है? शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इसके लिए भी आपके पास कितना टाइम होना चाहिए? आपका 5 to 6 मिनट्स फॉर ईच शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए। 5 to 6 मिनट फॉर ईच शॉर्ट क्वेश्चन। अभी 12 क्वेश्चंस हैं और 5 मिनट्स अगर आप लगाते हैं तो 1 घंटा, और अगर 6 मिनट्स लगाते हैं तो 72 मिनट्स आपके बन रहे हैं, और 72 मिनट मीन्स के 1.25 घंटे से 1.5 घंटा चलें आप 15 मिनट मजीद ऐड कर लेते हैं, 1.5 घंटा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए। 20 मिनट आपके एमसीक्यूज के निकल गए, 1.5 घंटा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पर लग गया, मीन्स अभी भी आपके पास 1 घंटा 15 मिनट मौजूद है तकरीबन। और अगर उस 1 घंटे 15 मिनट को देखें तो आपने कितने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और उन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके पास कितना टाइम यूज कर सकते हो? 15 to 20 मिनट्स ईच क्वेश्चन। अब ये ईच क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स to 20 मिनट्स मीन्स 45 मिनट्स to 1 आवर आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए रख लें। मीन्स आखिरी घंटा जब बच जाए, 1 घंटा आपके पेपर में रह गया है, तब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके होने चाहिए। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, और अगर 15-15 मिनट में आपके खत्म हो जाते हैं, भागे मत कि पेपर दें और भाग जाएं बाहर के, ठीक है जल्दी फ्री हो गया, नहीं, पेपर को रिविजिट करें, और उस पेपर को जहां पर कहीं कोई मिस्टेक है, कहीं पर प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है, कहीं पर कोई पॉइंट मिसिंग आ गया, तो आप उसे दोबारा से कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास कुछ 15 से 20 मिनट रिजर्व होने भी चाहिए ताकि आप इन चीजों को अच्छे से बना सकें और अपने पेपर की क्वालिटी को इंप्रूव भी कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है पेपर प्रेजेंटेशन। अब बच्चों आपको इस तरह से तो पेपर प्रेजेंटेशन की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि जी हाशिया लगाना है, मार्कर यूज करने हैं, हेडिंग सेंटर में होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है वो ई शीट है, इलेक्ट्रॉनिक शीट है, कंप्यूटराइज शीट है, और उसके ऊपर बोर्ड ने स्पेसिफाइड लोकेशन दे दी है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लाइंस प्रोवाइड कर दी है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन हाफ पेज के ऊपर 8 to 10 लाइंस के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। एक पेज के ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस की जगह मौजूद है, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक पेज के दोनों साइड्स आपको एक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए दिए जा रहे हैं।
अगर आपने ई शीट के ऊपर पहले से पेपर अटेम्प्ट किया है तो अच्छी बात है, आप जानते हैं कि किस तरह से अटेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो अब आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ई शीट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 7 to 8 लाइंस के अंदर होना चाहिए। आपकी आंसरिंग बड़ी कंसाइज होनी चाहिए, अप टू द पॉइंट होनी चाहिए, कोई फजूल बात नहीं बताई जानी चाहिए। जो पूछा गया है सिर्फ वही आंसर दिया जाए, तब आप ई शीट के ऊपर प्रॉपरली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, गलती का चांस ही नहीं, क्योंकि जगह स्पेसिफाइड है। पहले तो आपसे गलती होगी, कट लगाया, दोबारा नीचे क्वेश्चन कर लिया, नहीं, इसमें तो दोबारा क्वेश्चन करने की जगह ही मौजूद नहीं है। कोई एक्स्ट्रा शीट या एक्स्ट्रा स्पेस उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। क्यों नहीं की? इस ई शीट को ये कंप्यूटराइज वे में क्या कर रहे होते हैं, चेक करते हैं। कंप्यूटराइज स्कैनिंग करेंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटराइज वे में ई मार्किंग परफॉर्म इसके ऊपर की जाती है जब आपका रिजल्ट कैलकुलेट करना होता है। सो बच्चों, इस वजह से आपके पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर आपका मेन क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपका आंसर कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट, कोई एग्जांपल्स एक्स्ट्रा या कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डेफिनेशंस वगैरह इसमें ऐड नहीं करनी चाहिए। और बड़ा केयरफुली आपने अगेन इसे अटेम्प्ट करना है कि इसमें कोई गलती भी ना हो, क्योंकि गलत हो गया तो क्रॉस लगाओगे तो दूसरी जगह नहीं होगी। इसके क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है और उसी क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट आपने अपना आंसर लिखना होता है। तो बेटा, ये था आपके पास आज का बोर्ड पैटर्न और पेपर प्रेजेंटेशन और इसके साथ साथ वेटेज एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है कि अब आपको आपके पेपर की क्लियर पिक्चर आपके सामने आ गई होगी, जिसकी बेस के ऊपर आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने पेपर को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।